हेलो स्टूडेंट। आज हम सभी 9th क्लास का 5th चैप्टर संस्थाओं में कामकाज पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसका वीडियो पार्ट 1 बन चुका है। आई बटन क्लिक करके देखें। उसमें मैं विधायिका के बारे में बताई हूँ। आज मैं कार्यपालिका के बारे में डिस्कशन करूंगी और न्यायपालिका के बारे में। राजनीतिक कार्यपालिका सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें हम अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका का अर्थ पहले हम लोग जानेंगे। कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो नीतियों, नियमों और कायदे कानूनों का लागू करते हैं। सरकार का वह अंग जो इन नियमों को लागू करता है। कार्यपालिका सरकार का वह अंग जिसका कार्य व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून को कार्य रूप में परिणत करना तथा उनके आधार पर प्रशासन का संचालन करना होता है। कार्यपालिका का हम लोग पहले देखेंगे कितने तरह का होता है कि इसको दो भाग में बांटा जाता है, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप मंत्री परिषद, महान्यायवादी, और राज्य स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, महाधिवक्ता। इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं। कार्यपालिका के स्तर के जानने के बाद हम लोग केंद्र स्तर पर सारे नाम डिस्कशन कर लिए। अस्थायी कार्यपालिका में अस्थायी कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका और अस्थाई में कार्यपालिका नौकरशाही, सिविल सेवक, जिसको हम लोग यूपीएससी कहते हैं, सिविल सर्विस को। और अस्थाई दो भाग में बन जाती है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद। राजनीतिक कार्यपालिका या अस्थाई कार्यपालिका के बारे में जानेंगे। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हुए उन्हें अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में नेक्स्ट हम लोग जानेंगे। देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ये प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता। वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता है। कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है। इसमें करीब 25 मंत्री होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। और राज्य मंत्री जो होते हैं अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग नेक्स्ट जानेंगे। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता होता है, अतः उसका स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उसकी महत्ता और शक्ति का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंत्रिपरिषद के अस्तित्व में आने के पूर्व से ही उसकी नियुक्ति होती है। उसी के परामर्श से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है और उसके कार्य निम्नलिखित हैं। हम लोग इनके कार्य के बारे में जानेंगे। प्रधानमंत्री को संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमतधारी दल या गठबंधन के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री के कार्य और अधिकार। प्राइम मिनिस्टर देश के राजनीतिक दल का नेता और संसद के बहुमत दल का नेता होता है, अतः यह स्वाभाविक है कि वह जनता का प्रिय हो और प्रभावशाली व्यक्ति हो। वह मंत्रियों को चुनता है और इस प्रकार मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। वह मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा भी करता है। इस कार्य में उसे बहुत कुछ स्वतंत्रता रहती है। हाँ, उसे अपने दल के प्रभावशाली व्यक्तियों को चुनना पड़ता है। वह आवश्यकता अनुसार किसी भी मंत्री को पद त्याग करने के लिए विवश कर सकता है। यदि उसके चाहने पर कोई मंत्री त्याग पत्र न दे तो वह मंत्रिपरिषद को भंग कर नई मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। इसी कारण प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के जन्म, जीवन और मृत्यु तीनों का केंद्र बिंदु कहा जाता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठकों में राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है। मंत्रिपरिषद के कार्यों, निर्णयों, नीति निर्धारण इत्यादि में उसका सबसे अधिक हाथ होता है। चौथा, वह मंत्रिपरिषद का नेता है और वह सभी विभागों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का उसे अधिकार है। पांचवा, वह विभिन्न विभागों के मतभेद को सुलझाता है और राष्ट्र की नीति निर्धारित करता है। इसका सबसे प्रमाण यह है कि उसके प्रधानमंत्रित्व में सरकार उसी की कहलाती है। मोदी सरकार, नेहरू सरकार, इंदिरा सरकार इत्यादि। छठा, पीएम मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता है। वह राष्ट्रपति, लोकसभा तथा मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य करता है। कोई अन्य मंत्री राष्ट्रपति को किसी बात की सूचना नहीं दे सकता और यदि देगा भी तो उसकी सूचना प्रधानमंत्री को देगा। सातवां, राज्य में बहुत से ऊंचे पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करते हैं, जैसे राज्यपाल, राजदूत, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य आदि। आठवां, नीति संबंधी अधिकांश बातों और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सरकार की ओर से संसद में वही वक्तव्य देता है। इसी कारण उसे सरकार का प्रमुख वक्ता भी कहा जाता है। नौवां, प्राइम मिनिस्टर मंत्रिपरिषद का नेता है, अपनी टीम का कप्तान है, इसलिए समस्त देश का शासन के ऊपर उसका व्यापक अधिकार रहता है। देश के आंतरिक एवं बाह्य नीतियों का निर्धारण वही करता है। 10वां, संकट के समय पीएम का अधिकार और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि उसी के परामर्श से राष्ट्रपति अपने सारे संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग करता है। 11वां, पीएम की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को भी विघटित करके नए निर्वाचन की आज्ञा जारी कर सकता है। पीएम ने अपने इस अधिकार का प्रयोग पहली बार 1970 ईस्वी में किया था। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही लोकसभा विघटित की गई थी और नए निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। उसी तरह 22 अगस्त 1779 को भी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा विघटित कर नए चुनाव का आदेश जारी किया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। प्रेसिडेंट। एक और जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वहीं राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम का अधिकारों का प्रयोग करता है। भारत का राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रधान है। ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। यहाँ दिखाया हुआ है राष्ट्रपति के बारे में। रामनाथ कोविंद को भारत का राष्ट्रपति पद का शपथ दिला रहे हैं जस्टिस JS खेहर 25 जुलाई 1917 को नई दिल्ली में संसद के केंद्रीय सभागार में। राष्ट्रपति के कार्य नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जानेंगे। इनका पहला कार्य रहता है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति। दूसरा, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। चौथा,
सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीशों की नियुक्ति। 5वां, राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति। 7वां, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति। 8वां, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त। 9वां, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति। इस तरह से इनका कार्य नियुक्त करने का है। नेक्स्ट हम लोग न्यायपालिका के बारे में जानेंगे। न्यायपालिका किसे कहते हैं? किसी भी जनतंत्र के 3 प्रमुख अंगों में से एक है। अन्य 2 अंग है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। न्यायपालिका संप्रभुता संपन्न राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती है, कानून के अनुसार न चलने वालों को दंडित करती है। भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष न्यायालय कौन है? इस संविधान के माध्यम से ब्रिटिश न्यायिक समिति के स्थान पर नई न्यायिक संरचना का गठन हुआ था। इसके अनुसार भारत में कई स्तर तथा उसके विभिन्न प्रकार के न्यायालय हैं। भारत का शीर्ष न्यायालय नई दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय है, जिसके प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पर न्यायालय के बारे में दिखाया गया। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय, इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न हम लोग गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। गठबंधन सरकार जो होती है, विधायिका में किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल न होने की सूरत में 2 या उससे अधिक राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन से बनी सरकार को हम लोग गठबंधन सरकार कहते हैं। यह 1 नंबर के प्रश्न या 2 नंबर के प्रश्न में पूछे जाते हैं। कार्यपालिका किसे कहते हैं? व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश की संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने और लागू करने का अधिकार होता है। तीसरा प्रश्न आएगा न्यायपालिका। एक राजनैतिक संस्था जिसके पास न्याय करने और कानून विवादों को निपटाने का अधिकार होता है। देश की सभी अदालतों को एक ही साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। विधायिका किसे कहते हैं? जनप्रतिनिधियों की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है और कानून बनाने के अलावा विधायिका को कर बढ़ाने, बजट बनाने और दूसरे विधेयकों को बनाने का विशेष अधिकार होता है। ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं 2-2 नंबर पर, इसे ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद बच्चों। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।